आज के इस वीडियो में हम भूकंप से जुड़ी हुई 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो जरूर दिखेगा। पहले हम शॉर्ट में कवर करेंगे कि भूकंप कैसे आता है, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट कवर करवाऊंगी। पहले हम शॉर्ट में कवर करेंगे कि अर्थक्वेक भूकंप कैसे आता है, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में कवर करवाऊंगी। देखिए, भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना होता है। जिस पॉइंट पर यह टकरा रही है उसे हम फोकस भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर इसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 तरह की तरंगे निकल रही हैं, PSL। तीनों प्रकार की तरंगे को हम डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब ऐसा होता है तब यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है। रेडॉन गैस सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पर आसपास देखने के लिए मिलती है। चलिए अब डिटेल में कवर करते हैं कि भूकंप अर्थक्वेक कैसे आता है। अभी हमने शॉर्ट में देखा कि भूकंप कैसे आते हैं, अब हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें कवर करेंगे, ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए कैसे आता है भूकंप। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। ये जो प्लेट्स हैं ये मैग्मा के ऊपर, लावा के ऊपर तैरती रहती हैं, तो कभी टकरा जाती हैं, कभी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती है तो वहां पर फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और सतह के कोने मुड़ जाते हैं। सतह के कोने मुड़ने की वजह से वहां दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती है। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की जो एनर्जी है वह बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। हमें धरती हिलती हुई नजर आती है तो यह भूकंप का रूप ले लेती है। देखिए 6 फरवरी 2023 को सीरिया और तुर्की की सीमा पर 7.8 की तीव्रता के भूकंप के झटके अनुभव किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। केंद्र और अधिकेंद्र भी हमने देखा। फोकस और एपिसेंटर किसे कहते हैं? देखिए भूकंप के मुख्य स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अभी हमने देखा एपिसेंटर किसे कहते हैं और केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। जब यही सेम प्रोसेस जब सागर में होती है तो वहां पर सुनामी देखने के लिए मिलती है। सुनामी एक्चुअली जापान का दिया हुआ वर्ड है, ठीक है। जो सागर या महासागर में आती है, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती है, उसे हम कहते हैं सुनामी। देखिए अब PSL तीनों वेव्स को समझते हैं। जैसा भी हमने देखा, देखिए प्राथमिक अथवा P तरंगे, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। इसकी जो गति है, जो इसकी स्पीड है, यह सभी तरंगों से ज्यादा होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले P तरंगे पहुंचती है। जो अधिकेंद्र है, जो एपिसेंटर है, वहां पर सबसे पहले पहुंचती है कौन सी वेव्स? P वेव्स पहुंचती है, ठीक है। ये कैसे डायरेक्शन में जाती है? नतोदर होती हुई जाती है। उसके बाद है द्वितीय अथवा S तरंगे, सेकेंडरी और S वेव। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं या इन्हें गौण तरंगे या सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। तीनों नाम याद रखिएगा, अनुप्रस्थ, गौण, सेकेंडरी वेव्स। S जो वेव्स है, इसको इन नामों से जाना जाता है। यह तरंगे जो होती हैं, यह केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। ठोस माध्यम से गुजरती है, तरल वाला जो माध्यम होता है वहां पर ही खत्म हो जाती है। औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड का इसका होता है। अब देखिए जो तीसरी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। सतही अथवा L तरंगे, इसको सरफेस और L वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और धीर्य पृष्ठीय तरंगे, लॉन्ग सरफेस वेव्स कहा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। लव वेव्स किसे कहते हैं? सरफेस या L वेव्स को कहते हैं, ठीक है। L वेव्स को लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज HD लव ने की थी। इनका नाम, इसका जो और भी कुछ नाम है, जैसे R वेव्स, रे लाइट वेव्स, ठीक है। ये सारे नाम, ये जितने भी नाम है ना, सारे आपको नाम याद करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप क्वेश्चंस में देखेंगे अलग अलग नाम से भी पूछा गया है।
ये जो एल वेव्स हैं इन्हें अलग अलग नाम से भी पुकारा गया है। धरातलीय तो इसका मेन नाम है ही, है ना, ये भी याद रखिएगा। सतही है, एल है, लॉन्ग सरफेस वेव्स हैं। दीर्घ पुष्टीय तरंगे भी हैं। दीर्घ पुष्टीय तरंगे नाम से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखिए, ये तरंगे मुख्य धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। इसकी चाल जो है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। अत्यधिक विनाशकारी इसलिए होती है क्योंकि ये जिग जैग मूवमेंट में ऊपर की तरफ आती है। जब ऐसे ऐसे धरती हिलती हुई आएगी तो ज़्यादा विनाश होगा। तो जो एल वाली जो वेव्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा, सतही जो तरंगे होती है ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। पी वाली ज़्यादा नहीं होती है, एस वाली भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो एल वाली जो होती है ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, पी वाली जो वेव होती है सबसे पहले एपिसेंटर तक पहुंच जाती है, सबसे पहले ऐसे होती हुई ऊपर चली जाती है, ज़्यादा विनाश नहीं होता है। एस वाली होती है उसके बाद आती है, और जो एल वाली होती है सबसे लास्ट में आती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। चलिए देखिए, जिस यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंपीय लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ जिससे भूकंपीय तरंगे मापी जाती है, याद रखिएगा। इसके 3 स्केल होते हैं, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। तीनों नाम याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ जो होता है इसके 3 स्केल है, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये इस तरह से दिखता है सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यकांक 1 से 9 तक होता है। ठीक है, ये 1 से लेकर 9 तक ही माप सकता है। 6 तक जो आता है, 6 की तीव्रता तक जो भूकंप आता है वो इतना ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता है, लेकिन 6 से ऊपर का जो भी आता है, 6 से बाद जितना भी आता है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर नुकसान देखने के लिए मिलता है। देखिए, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। मतलब मान लीजिए अभी 2.1 आया है, उसके बाद अगला जो तीव्रता मापी गई है वह 2.2 मापी गई है, तो आप देखेंगे जो पिछली एक इकाई की तुलना में जो भी होता है यह 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इसका अर्थ लगभग यही है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दुनिया में हर साल 20,000 भूकंप आते हैं। हर साल दुनिया में कई भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इसमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनमें नुकसान ज़्यादा होता है। यह कुछ सेकंड तक ही रहता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। अब तक का इतिहास में सबसे ज़्यादा देर तक का रहने वाला भूकंप जो है यह 2004 में हिंद महासागर में आया था। लगभग 10 मिनट तक ये रहा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूकंप से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने कवर करवा दिए। कौन से गैस निकलती है ऐसे टाइम में? रेडॉन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद भी दे सकते हैं और ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूकंप है। सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? भूकंप होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? चलिए अब बताइए, क्या कहा जाता है उस स्थान को? उस स्थान को कहते हैं भूकंपीय केंद्र। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? भूकंपीय केंद्र कहते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना। जिस पॉइंट पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप मूल या फिर फोकस कहते हैं। ठीक है, भूकंप मूल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकेंद्र एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो इन पॉइंट में से संबंध रखता है। किस पॉइंट से संबंध रखता है? पॉइंट बी से। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ठीक है, जिस पॉइंट पर, जिस फोकस से भूकंप की उत्पत्ति हुई है उसके ठीक ऊपर वाला जो पॉइंट है पृथ्वी की सतह पर, उस पॉइंट को एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? हमने अभी कुछ नाम पढ़े थे, एपिसेंटर, अधिकेंद्र, है ना, लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, उत्केंद्र के नाम से भी जानते हैं। और यह क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। देखिए
कैसे कैसे क्वेश्चंस डालते हैं एग्जाम में, ये नाम अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन इस नाम से भी जाना जाता है, उत्केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? उत्केंद्र कहते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर जो हो रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? भूकंप मूल, फोकस कहते हैं, ठीक है, या फिर भूकंप केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की धरातलीय तरंगे होती हैं। धरातलीय तरंगे किसे कहते हैं बताइए आप? मैंने बताया था धरातलीय तरंगे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एल तरंगों को कहते हैं, ठीक है। एल वाला जो है, जो सबसे ज्यादा विनाशकारी है, उसको धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये कैसे आती हैं ऊपर? कुछ इस तरह से जिगजैग मूवमेंट में होते हुए ऊपर आती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? बताइए, सर्वाधिक क्षति कौन सी पहुंचाती है? अब देखिए यहाँ पर अलग अलग नाम है। प्राथमिक पी को कहते हैं, द्वितीय सेकेंडरी को कहते हैं, और दीर्घ पुष्टि किसे कहते हैं? ये होती है एल वाली। मैंने बहुत सारे नाम बताए थे आपको, सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको धरातलीय तरंगे भी कहते हैं, एल तरंगे को, इसको दीर्घ पुष्टीय भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है क्या? जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। जी हाँ, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट है, यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। जी हाँ, ये सारे पॉइंट सही है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी पॉइंट यहाँ गलत नहीं है, सारे कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं हम? सुनामी कहते हैं। और सुनामी वर्ड हमें कहाँ से मिला है? जापान से। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आप बताइए। इसका मुख्य कारण होता है भूकंप। जब यही चीज, ये जो भूकंप है, यही चीज जब सागर वाले तल में आती है, सागर जैसी जगहों पर आती है, तो वहां पर क्या होता है? सुनामी आ जाती है। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? किस पेटी में आते हैं? तो ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, ठीक है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 63% लगभग भूकंप वहीं उसी पेटी में आते हैं। नेक्स्ट है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपों भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जानते हैं? देखिए, वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। इसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? आप बताइए, कई बार बताया मैंने, शुरू से बताया, यह जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। नेक्स्ट है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? किस देश का यह वर्ड है? कहाँ पर इस वर्ड को यूज किया जाता है? जापान में ज्यादातर, है ना। और धीरे धीरे अब ये पूरी जगह पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से नहीं गुजरती है, यह कौन सी वेव है? यह होती है एस वेव, ठीक है। एस वेव जो है, यह तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? यह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? यह भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। इसमें 3 तरह के स्केल्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? यह भूकंप का विज्ञान है। यह क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं समभूकंप रेखा, समभूकंप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहभूकंप रेखा कहते हैं। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, उसे सहभूकंप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, इसका आकार कैसा होता है? इसका अनियमित आकार होता है। समभूकंप रेखा, इसका जो आकार होता है यह कैसा होता है? अनियमित होता है। नेक्स्ट है, भूकंप का कारण क्या होता है? भूकंप का कारण होता है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म, प्लेटों का टकराना, इंग्लिश में इसको टेक्टोनिज्म कहते हैं। इसका मुख्य कारण है प्लेट्स टकराती हैं जमीन के अंदर। 7 तरह की प्लेट्स होती हैं जो लावा या मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। ये आपस में या तो टकरा जाती हैं या तो दूर हो जाती हैं। जब टकरा जाती हैं तो यहाँ पर भूकंप देखने के लिए मिलती है। धरती हिल जाती है नीचे से, 3 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो ऊपर आकर बहुत ही ज़्यादा विनाश पहुँचाती है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट देखिएगा अग्नि वलय, सर्कल ऑफ फायर। सर्कल ऑफ फायर एक्चुअली क्या है, बहुत सारे ज्वालामुखी है यहाँ पर प्रशांत महासागर के, जहाँ जहाँ पर जिस जिस तट को ये टच करता है वहाँ पर बहुत सारे सर्कल ऑफ फायर से मतलब बहुत सारे ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, यहाँ पर 68% भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर के सर्कल ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने के लिए मिलते हैं, 68%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? धरातल पर ज्वालामुखी वाली घटना होती है, अपक्षय होता है, अपरदन होता है, सुनामी नहीं होता है। सुनामी धरातल पे नहीं होती है, समुद्र महासागरों में होती है, आती है, वहां पर आती है यह प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है? अनुमय का अर्थ यह हुआ कि जिसका आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे यह पता कर सकते कि साइक्लोन आने वाला है, यह पता कर सकते कि बारिश होने वाली है, लेकिन कभी भी भूकंप के बारे में पता नहीं किया जा सकता है। कुछ सेकंड ही पहले पता चलता है कि भूकंप आने वाला है और इतनी देर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भूकंप आंसर होगा इसका भूकंप। चक्रवात आने से पहले पता चल जाता है, वावंडर आने से पहले पता चल जाता है, लेकिन कभी भी भूकंप के आने की पहले से ही हमें जानकारी नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो तुर्की में आज इतना ज़्यादा आपदा नहीं आती है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंपों का कारण बनता है? वह है एशिया प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ठीक है, ये जो प्लेट्स होती हैं इनके भी बहुत सारे नाम होते हैं। ये जो सैंड प्लेट्स हैं, मुख्य वाली सैंड प्लेट्स हैं, एक्चुअली जो एशियाई प्लेट है इसके नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, 7 प्लेट्स होती हैं, ये आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, जब ये टकराती हैं तो भूकंप उत्पन्न होता है। तो यही कारण है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। ये प्लेट्स के नाम हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर करना। जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।